हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविकांत प्रजापति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड की इस वीडियो में हम आज दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जो 19 फरवरी को हिंदी का है, उसी के लिए हम रैपिड फायर की इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो इससे पहले वीडियो आई है सिल्वर वेडिंग की, जिसमें हमने 50 क्वेश्चनों का अध्ययन किया है, और आज की इस वीडियो में 55 क्वेश्चन होंगे। इन 55 क्वेश्चन और 50 ये, और उसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है वो है अतीत में दबे पाऊं, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। तो आप देख रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन जो हैं 165 बन रहे हैं, और इनमें से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में। और मुझे पूरी उम्मीद करता हूं 100% मार्क्स आपके आएंगे यदि आप इन तीनों वीडियोज को देख लेंगे अपने एग्जाम में जाने से पहले, तो आप 80 में से 10 मार्क्स आपके पूरे हो चुके हैं। इससे पहले मैंने एक अभिव्यक्ति और माध्यम से वीडियो बनाई है, जिसमें 100 क्वेश्चन थे, 101 क्वेश्चन, उसमें से 5 मार्क्स का आपका आएगा। तो 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे मैंने तैयार करने के लिए वीडियोस बना दी है, जो आप 100% 15 के 15 नंबर आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा यदि आप इन सभी वीडियोस को देखते हैं। आइए अधिक समय न लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आनंद यादव का जन्म कौन हुआ। तो पहले आपको पता है कि आनंद यादव कौन है। जूझ, जो आपका उपन्यास, जिसके अंतर्गत आपकी एक छोटी सी कहानी, एक पार्ट, उस अंश लिया गया है उस उपन्यास का, वो उसके लेखक जो हैं आनंद यादव जी हैं, जिनका जन्म 1935 में होता है। आनंद यादव का जन्म कहां पर हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक ट्रिक भी आपको मैं बताता हूं इसमें, कि इसमें आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, परंतु चौथे ऑप्शन में कुछ डिफरेंट है तीनों के अलावा। कैसा? पहले में एक शब्द है, सिर्फ दिल्ली शहर का वर्णन है, दूसरा कानपुर और तीसरा बरेली, परंतु डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं एक शहर भी है और स्टेट भी है। तो महत्वपूर्ण चीज है, ट्रिक है, डिफरेंट कर रही है जो बाकी तीनों से इसको। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आनंद यादव का पूरा नाम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है आनंद कुमार यादव, आनंद सिंह यादव, आनंद प्रधान यादव और आनंद रत्न यादव। सिर्फ बीच में परिवर्तन है, तो आप देख इसी चीज का कंफ्यूजन मत कीजिएगा, आपको याद होना चाहिए कि आनंद रत्न यादव सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया। स्नातकोत्तर मतलब परास्नातक, या जिसको मास्टर्स कहते हैं, ठीक है, मास्टर्स कहते हैं हम। तो यहां पर देखते हैं कि किसमें किया है। मैं पहले ट्रिक बता चुका हूं कि 3 तो एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, परंतु चौथे में डिफरेंस है। तो यहां पर आप देखेंगे एक एक ही विषय है, और जो डी है वहां पर 2 विषय दिए गए हैं, और दोनों में ही आनंद यादव जी ने स्नातकोत्तर किया है। जूझ कहानी किस उपन्यास का अंश है। तो एक उपन्यास जिसका एक अंश आपके इस वितान में लिया गया है, छोटा सा, वो पूरा एक उपन्यास है। और उपन्यास भी किसका है, आनंद यादव जी का है। और उसकी शैली कैसी है, उन्होंने जो लिखा है अपनी जीवन घटनाओं के बारे में लिखा है, मतलब आत्मकथात्मक एक कथा लिखी है, किसकी, अपने बारे में। तो आत्मकथात्मक शैली है, एक उपन्यास लिखा है। ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी गबन और डी जूझ उपन्यास। तो यहां पर देख रहे हैं कि रंगभूमि, गोदान और गबन तीनों ही एक लेखक के हैं। किसके हैं? आप लोगों ने कक्षा 11 में प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी होगी, नमक का दरोगा। उससे पहले भी 9-10 में उनकी कहानियां हैं, 2 बैलों की कथा, इस तरह की और भी उनकी कहानियां बहुत है, प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो ये तीनों ही उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं। परंतु ये जो उपन्यास का अंश आपके पास है जूझ, वो किसका है? आनंद यादव जी द्वारा लिखा गया जूझ उपन्यास का। जूझ उपन्यास की श्रेणी का उपन्यास है। पहला ऑप्शन है ए आत्मकथात्मक, बी सामाजिक, सी धार्मिक या डी आर्थिक। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, एक आत्मकथा लिखी गई है आनंद यादव जी ने अपने बारे में, तो ये आत्मकथात्मक श्रेणी का उपन्यास है। नेक्स्ट, लेखक की पढ़ाई किसने छुड़वा दी। आप लोगों को पता है कि इस पूरी कहानी में एक जूझना, एक संघर्ष करना दिखाया गया है एक बालक का पढ़ाई के प्रति, क्योंकि उसकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी जाती है। किसके द्वारा? उसके पिताजी के द्वारा। परंतु आप देख रहे होंगे यहाँ तो चारों ऑप्शनों में पिताजी नहीं है। पहला ऑप्शन है दादा ने, दूसरा चाचा ने, सी ऑप्शन मामा और डी भाई। तो आपको पता होगा जब आप इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे होंगे, जो लेखक अपने पिता को ही दादा बुलाता है, पिता को ही लेखक क्या बुलाता है? दादा बुलाता है। तो अब ऑप्शन में या तो पिता आए या दादा आए, आप लोग टिक तक कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही व्यक्तित्व को बोला गया है। नेक्स्ट, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था, नौकरी करने के लिए या कारोबार के लिए। दोनों ही ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, दादा कोल्हू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे, क्या कारण था कि दादा जल्दी जल्दी कोल्हू लगाना चाहते थे। कोल्हू में क्या होता है? कोल्हू में गुड़ बनता है,
और गुड़, यदि कोल्हू जल्दी लग जाएगा तो गुड़ भी जल्दी निर्मित हो जाएगा, और गुड़ जल्दी निर्मित हो जाएगा तो बिकेगा किस रेट, ज्यादा भाव में। तो गुड़ की कीमत ज्यादा पाने के लिए वो कोल्हू लगाना चाहते थे। नेक्स्ट, लेखक ने पढ़ने के लिए माँ को किससे बात करने के लिए कहा जब दादा ने क्या किया, पढ़ाई को छुड़वा दिया। तो लेखक ने सोचा कि किस प्रकार में पढ़ाई को अग्रसर कर सकता हूं, आगे पढ़ सकता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी बात दादा माने। तो उन्हें पता था कि किसी व्यक्ति को आदर्श के रूप में दादा मानते हैं जिसकी बात को वो नकार नहीं सकते। लेखक अपनी माँ से बोलता है कि दत्ता राव जी के पास चलकर विनती करते हैं वो पिताजी को मेरे पढ़ने के लिए मना लें। नेक्स्ट है, लेखक ने कौन सी कक्षा में दाखिला लिया। जिस कक्षा में उसकी पढ़ाई उनके पिताजी ने छुड़वाई उसी कक्षा से उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया और वो थी कक्षा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के दादा का नाम क्या था। दादा मतलब पिताजी, उनका नाम क्या था, राव सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी श्याम सिंह, या फिर डी रत्नप्पा। तो आप देख रहे हैं कि इवन ऑड मतलब तीनों से एक अलग भिन्न ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ इन तीनों में सिंह ग्रुप से नाम प्रतिष्ठित हो रहा है, परंतु यहाँ रत्नप्पा है। तो यही आपका सही ऑप्शन है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने सेंस को वर्क कराइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठशाला भेजने से पहले दादा ने लेखक से क्या वचन लिया। अब दत्ता राव जी के कहने पर पिताजी लेखक को दोबारा स्कूल तो भेजने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने अपनी एक शर्त रख दी। कौन सी शर्तें हैं? क्या उन्होंने बोला स्कूल जाने से पहले खेत में काम करना, ढोर चराना, ढोर से मतलब पशु, जो गाय भैंस होती हैं उनको चराने की बात हुई कि पशु चराना। ऑप्शन सी, ज्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर होना, कि यदि खेत में ज्यादा काम होगा तो आपको क्या करना होगा, पाठशाला की छुट्टी भी करनी पड़ेगी। तो ये तीनों ही बातें लेखक को बोली गई उनके पिताजी के द्वारा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पहले दिन लेखक का गमछा किसने छीना। जब दत्ता राव जी के कहने पर पिताजी ने दोबारा स्कूल में एडमिशन दिलाया, कक्षा 5 में ही दोबारा लेखक पढ़ने गए, तो पहले ही दिन जब मटमैले कुर्ते को पहनकर गमछा अपने कंधे पर डालकर लेखक पढ़ने जाता है, तो एक शरारती बालक उनके गमछे को छीन लेता है। तो वो बालक कौन होता है यहाँ पर? ऑप्शन ए दादा ने, नहीं, दादा ने तो पढ़ाई छुड़वाई, दोबारा एडमिशन भी कराया दत्ता राव जी के कहने पर। माँ ने नहीं, तो चौहान नाम का एक बालक होता है जो शैतानी करता है, जो शरारती तत्व होता है, वही यहाँ पर इसको गमछे को छीनता है। नेक्स्ट, कक्षा का मॉनिटर कौन था। हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए है हमारे पास बसंत पाटिल, ऑप्शन बी लेखक तो अभी प्रवेश ही कर रहा है दोबारा स्कूल में, वो तो मॉनिटर नहीं था। ऑप्शन सी रमेश या फिर सुरेश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बसंत पाटिल नाम का एक लड़का होता है जो क्लास का मॉनिटर होता है, पढ़ने में कुशार्क बुद्धि और स्वभाव उसका बिल्कुल शांत। नेक्स्ट, पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया। अब कुशार्क बुद्धि, पढ़ाई में तीव्र और शांत स्वभाव, ऐसे बालक का कौन अनुसरण नहीं करना चाहेगा। तो लेखक भी बसंत पाटिल का ही अनुसरण करता है। मास्टर लेखक को क्या कहकर बुलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर मास्टर ही लेखक को आनंदा के नाम से बुलाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे। मराठी वही पढ़ाते थे जो मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविताएं करते थे, और कविताओं ही जीवन में परिवर्तन लाती हैं लेखक के। तो वह व्यक्तित्व होता है जो जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पूरा प्रेरणादायक स्रोत होता है लेखक के, वो होते हैं सोंदलेकर जी। नेक्स्ट, मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सोंदलेकर मास्टर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ थी। तो सोंदलेकर मास्टर जी, मैंने आपको बताया अभी, और मराठी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की कविताएं उनको कंठस्थ थी। लेखक मास्टर सोंदलेकर की कविताएं कब गाता था। खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, कक्षा में या घर में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे समय जो उसको फुर्सत का मिलता था वो खेत पर पानी लगाते हुए गाता था, तभी वो सोंदलेकर जी की कविताओं को गुनगुनाता था, बोलता था। नेक्स्ट, छूछ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में या फिर गुजराती में। पहला क्वेश्चन आप माइंड में डालिए कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ। लेखक का जन्म हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, इसलिए आनंद यादव जी ने भी अपने उस उपन्यास की जो मूल भाषा रखी वो मराठी थी। छूछ उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया। बिल्कुल सही है कि आप विधान में तो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आखिर किसी लेखक ने इसको मराठी से हिंदी में कन्वर्ट किया, और वो थे केशव प्रथम वीर जी। नेक्स्ट, आपका लेखक के पिता ने किस कक्षा में ही लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी थी। पहले ही बात हो जाए कि कक्षा 5 में उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और प्रवेश भी दोबारा कक्षा 5 में ही
लेता है। हालांकि आयु बढ़ जाती है और कक्षा 5 में छोटे वर्ष के बालक मिलते हैं, तो जो सारे बालक होते हैं वो छोटे होते हैं और लेखक की आयु बढ़ जाती है। लेखक को 7वीं तक कौन पढ़ाना चाहता था? किसी की इच्छा थी कि मेरा बालक 7वीं तक पढ़े? दद्दा नहीं, वो तो पढ़ाई छुड़वाने पर थे। तो पढ़ाता कौन था? पढ़ाना चाहती थी उसकी माँ कि मेरा बालक कक्षा 7 तक पढ़े। खेत में काम करते समय लेखक अकेलापन कैसे दूर हो गया? कैसे दूर हो गया? जब सोंदलेकर जी मिल गए तो कविताएं का शौक चढ़ गया और कविताएं गाने लगे लेखक हमारे, तो अकेलापन दूर हो गया। इसलिए कहा है कि साहित्य ऐसा है कि कभी अकेला रहने ही नहीं देता है। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, कहानियां, उपन्यास, कुछ भी, आपको अकेला कभी फील ही नहीं होगा। नेक्स्ट, जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला है? यह इतनी प्रसिद्धि पा चुका था आपका उपन्यास कि इसको पुरस्कार मिला, और वो भी साहित्य अकादमी। किस वर्ष मिला? वो वर्ष में 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, जूझ उपन्यास में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? पहले ही बताया जा चुका है कि लेखक अपनी आत्मकथा को जूझ उपन्यास में लिखते हैं आत्मकथात्मक शैली में। तो महात्मा गांधी जी की नहीं, जवाहरलाल नेहरू की नहीं, रघुवीर शाह नहीं, खुद की अपनी आत्मकथा लिखते हैं आनंद यादव जी। लेखक माँ से किससे पढ़ने के लिए सिफारिश करने को कहता है? पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है, दत्ता राव जी से कहा गया है। लेखक के पिताजी किसके सामने नतमस्तक होते थे? ये बात पहले ही हो चुकी है कि कोई व्यक्ति था जिसको लेखक के पिताजी अपना आदर्श मानते थे, वो थे दत्ता राव जी। नेक्स्ट, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? प्रस्तुत वाक्य किसका है? जब दत्ता राव जी के पास पहुंचता है लेखक दोबारा प्रस्ताव पारित करवाने के लिए कि मैं पढ़ने शुरू कर दूं, तो दत्ता राव जी उससे पूछता है कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? किस उम्र के बच्चों के साथ बैठना आनंदा को बुरा लग रहा था? क्योंकि आनंदा की एज बढ़ गई थी और कक्षा 5 में जो बालक थे वो छोटी एज के थे, तो अपने सी उम्र से छोटे बच्चों के साथ बैठना बुरा लग रहा था। लेखक को विद्यालय जाने की अनुमति किसके कहने पर मिली? दत्ता राव जी के कहने पर, क्योंकि उन्हीं ने सिफारिश की। लेखक पुरानी पुस्तकों को किसमें डालकर ले गया? क्योंकि लेखक के पास जब उसने कक्षा 5 में अपनी पढ़ाई छोड़ी थी वही पुस्तकें थी, तो उन्हीं को वो अपने एक बैग में डालकर ले गया। बस क्वेश्चन ये है कि किस मटेरियल से, किस धातु से वो बैग बना था? क्या वो कपड़े के बस्ते में लेके गया, प्लास्टिक के बस्ते में लेकर गया, लट्ठे के बस्ते में लेकर गया, या जूट के बस्ते में लेकर गया? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जूट के बस्ते में। नेक्स्ट, आनंदा जी की कक्षा में गणित विषय के मास्टर जी का क्या नाम था? ऑप्शन है आपका, गणित विषय के मास्टर कौन थे जो आनंदा को गणित पढ़ाते थे? तो वो होते हैं मंत्री जी। आनंदा की कक्षा में शरारती लड़के का क्या नाम था? शरारती वही, याद कीजिए, जिसने उसका गमछा छीन लिया था पहले दिन ही। कौन? चौहान। नेक्स्ट, मास्टर जी के अनुसार कविता को सुंदर कौन से तत्व बनाते हैं? सौंदलेकर जी, जिन्होंने अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में कविताएं लिखी, जिनकी कविताओं का अध्ययन कर, जिनको पढ़कर लेखक भी कविताएं गुनगुनाने लगा, फसलों पर, पशुओं पर वो भी कविताएं करने लगा। तो कौन से तत्व होते हैं जो कविता को सुंदर बनाते हैं? तो मास्टर जी का कहना था कि भाषा, छंद, अलंकार, ये सभी तत्व वो हैं जिनसे कविता सुंदर बनती है। नेक्स्ट, आपका जूझ शब्द का अर्थ क्या है? जूझ का मतलब है जूझना, मतलब संघर्ष करना अपने जीवन से, अपने परेशानियों से, अपनी समस्याओं से। यहाँ पर समस्या थी लेखक के सामने, और समस्या क्या थी? स्कूल जाना, तो अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रस्तुत पाठ में गांव के मुखिया कौन है? प्रस्तुत पाठ में गांव के मुखिया वही हो सकते हैं जिसको बात को सभी मानने को तैयार हो जाएं। जब दादाजी जैसे व्यक्ति भी उनकी बात को मान सकते हैं तो और कौन नहीं मानेगा? तो यहाँ पर दत्ता राव जी होते हैं जो गांव के मुखिया होते हैं। किसने आनंदा की जीवन शैली को बदल दिया था? वह थी सौंदलेकर जी की कविताएं। कविता ने उनकी जीवन शैली को पूरा बदल दिया। लेखक दादा किसे कहकर बुलाते थे? पहले ही बताया था, दादा और पिता एक समान है इसमें। यहाँ पर पिता को ही दादा कहकर बुलाता था लेखक। लेखक का अकेलापन कैसे गायब हो गया? लेखक का अकेलापन गायब हो गया कविताएं करने से, कविताएं गाने से। नेक्स्ट, गमछे का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही है, जो गमछा चौहान छीन लेता है उसका अर्थ क्या होता है? आखिर गमछा कहाँ खींचा जाता है? किसी धोती को, पतले कपड़े का तौलिया, कुर्ता, या फिर पायजामा? तो यहाँ पर जो गमछा होता है वो एक पतले कपड़े का तौलिया होता है। नेक्स्ट, मास्टर जी ने किस पौधे की बेल पर कविताएं लिखी थी? मास्टर जी की कविताएं जब लेखक पढ़ता है तो एक बेल के ऊपर मास्टर जी की कविता लिखी होती है, और यहाँ पर दो बेल का वर्णन है। पहला है अमर बेल और दूसरी है मालती की बेल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों बेलों पर तो वो कविताएं नहीं करते हैं, इसमें एक कविता बेल पर होती है और वो होती है मालती की बेल। नेक्स्ट, भैंस चराते चराते लेखक किस पर तुकबंदी करने लगा? मतलब भैंस चराने जा रखा है और माइंड में क्या घूम रहा है? कविताएं घूम रही हैं, और उसी पर वो तुकबंदी करने लगता है। तो भैंस चराते समय फसलों पर और जंगली फूलों पर वो कविताएं करने लगता है, सूरज पर कविताएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, दोनों पर।
लेखक की मां के अनुसार बरहैला सुअर की तरह कौन गुर्राता है? अब कोई तो है ऐसा व्यक्तित्व जो इस कथा में नकारात्मक भाव लेकर आया है, नकारात्मक चरित्र लेकर आया है। आपको पता है कि वो एक ही व्यक्तित्व है, कौन है? पिताजी। और यहाँ पर चौहान शरारती तत्व है, नकारात्मक नहीं है। नेक्स्ट, पढ़ने लिखने से मनुष्य में किस प्रकार का विकास होता है? सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास, धार्मिक विकास या आर्थिक विकास? तो हम देखते हैं कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत हमें सर्वांगीण विकास होता है। सभी प्रकार के विकास शिक्षा के द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना, प्रस्तुत वाक्य किसके द्वारा कहे गए? जब दत्ताजी राव जी से बात हो रही थी लेखक के स्कूल जाने की, तो वहां पर शर्त रखी जाती है लेखक से उसके पिताजी के द्वारा, तब आनंदा कहता है कि मैं सवेरे शाम आता रहूंगा खेतों पर। नेक्स्ट, लेखक पाठशाला में कैसी पोशाक पहनकर गया था? वही मैंने शुरू में बताया था, मटमैली हुई धोती पहन के जाता है और गमछा कंधे पर डाल के जाता है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। लेखक ने पाठशाला में शरारती लड़के को क्या नाम दिया? शरारती लड़के को क्या बुलाता है? गुंडा, नालायक, आवारा या घमंडी? तो लेखक जो चौहान के लिए बोलता है वो होता है गुंडा। आनंदा को चोंच मारकर कौन घायल कर रहा था? जब आनंदा दोबारा स्कूल में प्रवेश करता है तो उसको ऐसे परेशान किया जाता है कि उसे लगता है कि कोई मुझे चोंच मार रहा हो, जैसे चिड़िया की चोंचें होती है। तो यहाँ पर कौन सी चोंच होती है? कोई की, चिड़िया के बच्चे, पाठशाला के बच्चे या कोयल के बच्चे? तो किसी भी पक्षी के बच्चे नहीं होते। कौन होते हैं? पाठशाला के बच्चे होते हैं। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे चोंच मारी जा रही है, मुझे परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट, पाठशाला में लेखक की गली के कितने बच्चे थे? सिर्फ 2 बच्चे स्कूल जाते हैं लेखक की गली से पाठशाला में। पाठशाला में मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? क्वेश्चन को रूप परिवर्तित किया गया है। पहले पूछा गया था कि गणित कौन पढ़ाता है और अभी पूछा है कि मंत्री मास्टर जी क्या पढ़ाते थे। उनका विषय था गणित। वसंत पाटिल कैसे स्वभाव का व्यक्ति था? मतलब जो बालक था वो किस प्रकार का था? क्या चंचल था, क्रोधित था, मनमोजी था? नहीं, वो चंचल भी नहीं था। चंचल और शरारती कौन था? चौहान था। क्रोध नहीं करता था, मनमोजी नहीं था, वो था शांत स्वभाव का बालक। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लेखक ने अपनी किताबों पर किसके कवर चढ़ाए? किस चीज के कवर चढ़ाता है? अखबारी कागज के, खाकी कागज की, रंगीन कागज की या प्लास्टिक कागज की? तो आप देखते हैं कि जो लेखक की पुस्तकों पर कवर होते हैं वो होते हैं अखबारी कागज के। आपकी यह वीडियो पूरी हुई। इन 55 क्वेश्चनों में से मैं अपेक्षा करूंगा कि 3-4 क्वेश्चन आपसे अवश्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इससे पहले सिल्वर वेडिंग पे आप 50 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। इस पर आपने 55 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। इससे अगली जो वीडियो आने वाली है अतीत में दबे पाऊं, उसमें आप 60 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। टोटल क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप 10 के 10 क्वेश्चन सही टिक कर आए, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। आप सभी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि आपके और साथी भी जो सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं, जिनके एग्जाम भी होने वाले हैं, आप उन तक पहुंचा दें, जिससे वीडियो को देखकर वो उसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।